friends. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss restoration drama. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने रेस्टोरेशन एज को समझने का प्रयास किया, फिर रेस्टोरेशन पोएट्री के बारे में हमने डिस्कशन किया। आज हम रेस्टोरेशन ड्रामा के बारे में बात करेंगे। जब भी हम रेस्टोरेशन की बात करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट के जाने के बाद में 1648 से 1660 तक का जो समय है वो रेस्टोरेशन पीरियड के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स सेकंड का सत्ता में वापस आना, चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन होकर ओलिवर क्रॉमवेल के सत्ता में आना और एक लॉर्ड प्रोटेक्टोरेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना, फिर ओलिवर क्रॉमवेल के मृत्यु के बाद में चार्ल्स सेकंड को सत्ता में फिर से वापस बुलाना, मोनार्की को फिर से स्टैब्लिश करना, ये रेस्टोरेशन पीरियड का एक इंपॉर्टेंट उथल पुथल भरा दौर रहा है। अब प्यूरिटन मूवमेंट इमीडिएटली इज फॉलोड बाय रेस्टोरेशन पीरियड। तो प्यूरिटन मूवमेंट के चलते, ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट के चलते जिस प्रकार से सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, ड्रामा को बैन कर दिया गया था, एंटरटेनमेंट को पाप घोषित कर दिया गया था, ऐसे माहौल में ड्रामा का पनपना पॉसिबल नहीं था। पर चार्ल्स सेकंड के सत्ता में आने के बाद में फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंडर में ड्रामा भी शुरू हुआ इंग्लैंड में, और इसी कहानी को, इसी इतिहास को समझने का हम प्रयास करेंगे इस लेक्चर में कि रेस्टोरेशन ड्रामा के एस्टैब्लिश में हुआ क्या क्या है। रेस्टोरेशन ड्रामा जिसे कहते हैं, इंग्लिश थिएटर्स, एक बात समझ लो, डिड नॉट एग्जिस्ट बिटवीन 1642 टू 1660। इस दौर में इंग्लैंड में इंग्लिश थिएटर टोटली बंद थे एंड वाज रिवाइव्ड ओनली विद द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड। 1660 तक तो इस प्रकार का नामो निशान नहीं था थिएटर्स का, पर किंग चार्ल्स की सत्ता में वापस आते ही थिएटर फिर से खोले गए। When it was resurrected after hiatus, the drama was more along the lines of aristocratic class than the Puritan middle class. प्यूरिटन मूवमेंट में जिस प्रकार से मिडिल क्लास को सेंटर में रखा गया था, अब रेस्टोरेशन ड्रामा के एक हेटस के बाद में, जिसको हेटस का मतलब होता है ऐसा एक पॉज आता है ऑफ एन इनएक्टिविटी व्हेन नथिंग हैपेंस। इस प्रकार का दौर जहां पर कुछ भी नोटेबल, आप अगर प्यूरिटन मूवमेंट के लिटरेचर को जानने का प्रयास करेंगे तो कुछ नोटेबल कंट्रीब्यूशन ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट के भी दरमियान वो दिखता नहीं है। पर इसके बाद में जो भी लिटरेचर लिखा गया उसका सेंटर एरिस्टोक्रेटिक क्लास रहा है चार्ल्स सेकंड के जमाने में। तो प्यूरिटन मिडिल क्लास नजरअंदाज कर दिया गया एंड इट हैड ऑल द लाइसेंशियसनेस एंड इंटरकरम ऑफ द कोर्ट विट्स। अब ये जो दौर है, हमने इंग्लिश पोएट्री जो प्यूरिटन रेस्टोरेशन पोएट्री के बारे में हमने डिस्कस किया, लाइसेंशियसनेस, कामुकता से भरे हुए प्रसंग, भाव, फीलिंग्स, इमोशंस, लवर्स परसुएट, ये सारी चीजें एक स्टफ इंग्रेडिएंट्स रहा है रेस्टोरेशन पोएट्री का। वही हाल रेस्टोरेशन ड्रामा का भी रहा है। इसमें लाइसेंशियसनेस से भरे हुए ड्रामा, कोर्ट वेट्स सबसे ज्यादा इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो प्यूरिटन मूवमेंट के चलते जिस प्रकार के मॉरलिटी को लादने का प्रयास किया गया, प्यूरिटन मूवमेंट के बिल्कुल तुरंत बाद ये सारे बंधन लोगों ने अस्वीकार कर दिए। फिर सेक्सुअल बिहेवियर्स को, अनकंट्रोल्ड इमोरलिटी को इस प्रकार के ड्रामा का हिस्सा बना दिया गया एंड टोटल एक बिहेवियर इसमें भी दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो गॉसिप करने वाला एक लंदन का ग्रुप था, किस प्रकार से एरिस्टोक्रेटिक रॉयल ग्रुप इस प्रकार के सेंशुअसनेस से भरे हुए चीजों में इन्वॉल्व थे और राइटर्स किस प्रकार से ड्रामा लिखते थे, ये सब रेस्टोरेशन ड्रामा में दिखाई देता है। The playhouse was regarded by the respectable citizens of London as a center of voice and exhibitionism, as the result of which they avoided it. अगर आम लोगों की, सभ्य लोगों की बात करें तो प्ले हाउस जो ड्रामा थिएटर्स हुआ करते थे, इन प्ले हाउस को जो इंग्लैंड के, लंदन के रिस्पेक्टेबल सिटीजन से वो बुराइयों का एक केंद्र मानते थे। ये नुमाइश का एक केंद्र हो गया था जहां पर एग्जिबिशनिज्म जो है, जिसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट
of anything other than consenting human partner, अपने पार्टनर के अलावा किसी और में सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाना, इस प्रकार की भावना को एक्सिबिशनिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार की बुराइयों से भरे हुए ये सारे ड्रामास थिएटर्स हुआ करते थे उस जमाने में। एंड द प्ले राइट्स इन देयर टर्न टुक एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ रिडिकुलिंग द मिडिल क्लास। जब भी मौका मिला ड्रामेटिस्ट को, जब भी प्ले राइट्स को इस प्रकार का मौका मिला, तो मिडिल क्लास को मजाक का विषय बनाया गया एंड डिपिक्टेड देम एज फुलिश, और मिडिल क्लास को मूर्ख साबित किया गया। एंड जेलस हस्बैंड्स whose wives were fair game for seduction by the court gallants, और राजसत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों के लिए महिलाओं को अपने प्रभाव में लाना, उनको अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करना, इस प्रकार के सेडक्शन का एक परस्यूट वहां पर पीछा इस प्रकार के ड्रामा में दिखाई देता है। एंड रादर देन बीइंग बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ एंड द टाइम्स, द प्ले portrayed the libertine attitude of the court wits of the 1660s। 1660 के दरमियान मध्यम वर्ग क्या महसूस कर रहा था, उसकी क्या समस्याएं थी, किस प्रकार से मिडिल क्लास नए तरीके से उभर रहा था, इन सारी चीजों को ना दिखाते हुए एक लिबर्टाइन एटीट्यूड, एक आजाद ख्यालों को दिखाने वाले और कोर्ट बिट्स जिस प्रकार से ड्रामा लिखे जाते थे, रियल लाइफ को बिल्कुल पिक्चराइज नहीं किया गया और सिर्फ एक लाइसेंशियस से भरे हुए, कामुकता से भरे हुए प्रसंगों से ड्रामा को ठसाठस भर दिया गया था। एंड देयर वर टू काइंड्स ऑफ ड्रामा ड्यूरिंग द टाइम, एक रिस्टोरेशन कॉमेडी एंड द हीरोइक ड्रामा। इस दौर में जो दो प्रमुख रूप से वैरायटी हमें देखने को मिलती है ड्रामा की, एक को हम रिस्टोरेशन कॉमेडी कहेंगे और दूसरा हीरोइक ड्रामा है। द रिस्टोरेशन कॉमेडी वाज अ टाइप ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मध्यम वर्ग के मैनर्स का मजाक उड़ाने के लिए इस प्रकार के ड्रामा का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए जो लोग इस प्रकार के पॉम्पेंट शो की लाइफ को, शो ऑफ करने की लाइफ को जीने का एक तरीका पसंद कर चुके थे, उनका मजाक इसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रूप में उड़ाया गया एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच प्लेराइट एंड पोएट जेन Baptiste Packlin, or simply known as Mallory, which was his stage name। Mallory के जो इम्पोर्टेंट ड्रामास रहे हैं वो इसी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के श्रेणी में आते हैं, और फ्रेंच एक्टर और प्लेराइट रहे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल राइटर्स ऑफ फ्रेंच कॉमेडी रहे मिलरे। और मिलरे ने जिस प्रकार के ड्रामास लिखे हैं वो एक आइडियल ड्रामा समझा गया इस दरमियान। इट डील्स विद द इंटरेस्ट ऑफ मेन एंड वुमेन लिविंग इन द सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास सोसाइटी। अब मिडिल क्लास का तो कोई जिक्र इस ड्रामा में है ही नहीं। सीक्रेट प्लान्स बनाना, एक दूसरे का पीछा करना, क्लब में मिलना, इस प्रकार की लाइफ इस ड्रामा में दिखाई देती है। तो सोफिस्टिकेटेड फैमिली के, अपर क्लास सोसाइटी के जो विमेन है उनके एक दूसरे का पीछा करने के प्रसंग है। रियलाइज फॉर कॉमिक इफेक्ट मेनली ऑन द विट एंड स्पार्कल ऑफ द डायलॉग, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ विटी रिपार्टीज। बहुत विटी तरीके से लिखे गए ड्रामास के डायलॉग जो है रिपार्टीज, एंड ऑन द वायोलेशन ऑफ द सोशल स्टैंडर्ड्स एंड डेकोरम बाय द कैरेक्टर्स इन इट। सोशल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया गया था, इमोरलिटी से भरे हुए थे। एक उच्च वर्ण के या उच्च वर्ग के महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ गॉसिप करना, पुरुषों द्वारा महिलाओं का पीछा करना, इसी प्रकार का एक कल्चर इस ड्रामा में दिखाने का प्रयास किया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट है वो कौन लोग हैं वो भी समझ लीजिए। विलियम कॉन्ग्रेव्स का नाम इसमें इंपॉर्टेंट है। द वे ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी लिखी गई थी 1700 में। विलियम वेचरले का नाम है द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर 1671-72, ये दौर रहा है। और विलियम वेचरले और विलियम कॉन्ग्रेव के ये दोनों ड्रामा उस जमाने के कॉमेडी ऑफ मैनर्स के रूप में फेमस ड्रामास माने गए हैं। सर जॉर्ज इथरिचेस का द कॉमिकल रिवेंज और लव इन टब 1664, एंड she would if she could a comedy in 1668, and Sir John Windwer's the relapse or virtue in danger, being the sequel of the fool in the fashion, a comedy in 1696, and a provoked wife
a comedy in 1697 are some of the famous restoration comedies. ये कुछ जॉन वैनबर्ग्स और सर जॉर्ज इथरिशिस के कुछ फेमस कॉमेडीज रही है उस दौर के कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए ये रेस्टोरेशन पीरियड जाना गया है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण ड्रामा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के साथ में हीरोइक ड्रामा जिसे कहते हैं इमिटेटेड द हीरोइक एपिक्स इन दैट it had a protagonist, a large scale warrior whose action would involve the fate of an empire, and all the characters speak in an elevated style, usually in the epigrammatic form of closed heroic couplet. Closed heroic couplet में यही जो कैरेक्टर बात करते थे ये हीरोइक ड्रामा की खासियत थी। एक प्रोटोगोनिस्ट एक इम्पॉर्टेंट लीडिंग कैरेक्टर जो बहुत बड़े स्केल पर योद्धा के रूप में पेश किया जाता था और पूरे साम्राज्य का भविष्य वो तय करता था। डायलॉग बहुत एलिवेटेड एपिग्रामेटिक स्टाइल में होते थे, एक छोटे छोटे सेइंग के रूप में प्रोवर्ब्स के रूप में क्लेवरली जो डायलॉग लिखे जाते थे उसको हम एपिग्रामेटिक स्टाइल कहते हैं। और ये हीरोइक कपलेट में क्लोज हीरोइक कपलेट में लिखे जाते थे राइमिंग वाले टू लाइंस का एक यूनिट जो है वर्ड्स दैट डू नॉट एक्सटेंड देयर सेंस बियॉन्ड द लाइंस। दो ही लाइन में अपने पूरे सेंस को भी बताने का प्रयास जब किया जाता है तो उसको क्लोज हीरोइक कपलेट कहते हैं। तो इस प्रकार के डायलॉग के साथ में हीरोइक ड्रामा इस दौरान में लिखे गए थे। Often the noble characters in the drama are placed in a situation in which their passionate love conflicts with the demands of honor and with the hero's patriotic duty to his country. अपनी महबूबा का प्यार पाने के लिए हीरो की जद्दोजहद और देश के लिए पैट्रियोटिज्म देशभक्ति इस प्रकार की कुल मिली जुली भावनाओं के बीच में ये कैरेक्टर झूलते रहे और नोबल कैरेक्टर्स को इसी प्रकार से हीरोइक ड्रामा में दिखाने का प्रयास किया गया। फिर से एक नाम उभर कर आता है रेस्टोरेशन ड्रामा के बीच में रेस्टोरेशन पोएट्री को भी जॉन ड्राइडन ने डोमिनेट किया है। तो रेस्टोरेशन ड्रामा में भी उनको ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ दिस फॉर्म हीरोइक ड्रामा के सबसे बड़े प्रैक्टिशनर के रूप में नोटवर्दी हीरोइक ड्रामास के लिए उनको जाना जाता है। ऑल फॉर लव or the world well lost 1677, the conquest of Granada by the Spaniards in two parts 1672, and Nathaniel Lee's The Rival Queens or Alexander the Great in 1677, Thomas Otway का Venice Preserved or A Plot Discovered, a Tragedy 1682 are other major dramas of this kind. तो नैथन ली हो, थॉमस ऑटवे हो, जॉन राइटन हो, इन सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के हीरोइक ड्रामा लिखकर इस दौर को प्रभावित करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ड्रामा के फील्ड में रिस्टोरेशन ड्रामा में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन राइटर्स का रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको मदद करेगा रेस्टोरेशन ड्रामा इस टर्म को समझने के लिए। रेस्टोरेशन ड्रामा क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है और कौन कौन से ड्रामा उन्होंने लिखे, इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन में आपका आंसर लिखते समय। उम्मीद करते हैं दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड restoration drama. This lecture is also available at Grammar Planet by Dr. Umesh Bansod. Thank you very much for watching this video.